हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। चलिए, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जिसे हम हेनरीज लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गैसें होती है, ऑलमोस्ट सभी गैसें किसी ना किसी एक्सटेंट पर, मतलब या तो स्मॉलर अमाउंट में या फिर हायर अमाउंट में लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिजोल्व होती है, सोल्यूबल होती है। बट एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हर एक प्रेशर और टेम्परेचर पर ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है तो किसी ना किसी अमाउंट में आपकी, चाहे वो कम अमाउंट हो या ज़्यादा अमाउंट हो, आपकी जो गैसेस है वो लिक्विड में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका हम लिख सकते हैं, ऑल द गैसेस आर soluble in liquids for smaller or larger extent, ठीक है। all gases are soluble in liquid for smaller and or larger extent at for a fixed pressure and temperature, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अप्लाई रहेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी सोल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर गैस की, उसके बारे में हम बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquid। तो इसमें जो फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर आता है, दैट इज नेचर ऑफ केस। नेचर ऑफ केस, जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है गैस के नेचर पर, ठीक है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो वाटर के साथ में, अगर हम लिक्विड में वाटर की बात करें तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, जैसे अमोनिया हो गया। तो क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसी गैसें हैं जिनमें आपस में इंट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन आपस में उनमें ज़्यादा होते हैं, तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुछ ऐसी गैसेज होती है जिनके लिए अगर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस उनमें कम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो उनकी जो सोल्युबिलिटी रहेगी वो लोअर अमाउंट में रहेगी लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है जो अपने को ध्यान रखनी है। नेचर ऑफ गैस में अगर हम बात करें, द सोल्युबिलिटी depends on the nature of the gas। कुछ गैसें ऐसी होती है जो जिनको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपके वाटर के अंदर। तो इजी लिक्विफिएबल गैसेस हम उनको बोल सकते हैं। द सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। द इजी लिक्विफिएबल गैसेस इजी, जिनको हम इजी क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है।
और इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे आप किसी भी गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा हमारे पास उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोर्शन होगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनका जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होती है, ईजी लिक्विफाई गैसेस होती है, ठीक है। और उनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इजी लिक्विफिएबल गैसेस, या फिर हम कह सकते हैं और मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन जिन गैसों में होता है वो क्या होते हैं, इजी लिक्विफिएबल गैसेस होती है, ठीक है। मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, ठीक है, आर रीडली सोल्यूबल इन लिक्विड्स। रीडली मतलब तेजी से, उनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो सेकंड अगर हम टॉपिक की बात करें दैट इज टेम्परेचर, जो फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पर इफेक्ट आप भी बता सकते हो। आपने अगर सॉफ्ट ड्रिंक पी है, मेनली सभी ने सॉफ्ट ड्रिंक तो पी होगी, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो वो ठंडी ज़्यादा पीते हो या फिर गर्म ज़्यादा पीते हो, ठंडी ज़्यादा पीते होंगे, ठीक है ना। उसका भी रीज़न है, सॉफ्ट ड्रिंक में आप लोगों को पता ही होगा जो CO2 होती है, CO2 गैस क्या होती है, घुली हुई रहती है, ठीक है। तो CO2 गैस जब लो टेम्परेचर होता है तो उसमें क्या है, वो लिक्विड के अंदर आपकी घुली हुई रहती है, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो CO2 की जो टेंडेंसी होती है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने की रहती है, गैस में, ठीक है। इसलिए जब आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल गर्म हो जाती है, ठीक है, बाहर पड़ी हुई रहती है, तो वो जो CO2 है जो उसके अंदर घुली हुई है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती, वो किस फॉर्म में रहती है, गैसेस फॉर्म में रहती है। और जब आप ढक्कन खोल के आप पीने की कोशिश करते हो तो सारी गैस तो निकल जाती है बाहर, उसके बाद उसमें क्या बचता है, नॉर्मल वाटर ही है वो तो, क्योंकि गैस की वजह से आपको स्वाद आता है, ठीक है ना, तो वो तो पूरी निकल जाती है, तो आपको कुछ टेस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन जब अगर ठंडी बोतल रहोगे तो उसमें क्या है, आपकी CO2 घुली हुई रहेगी, तो जब आप उसको पियोगे तो आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आप नॉर्मल लाइफ में देख भी सकते हो। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग temperature the solubility of gases decreases, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है, सोल्यूबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, चाहो तो लिख सकते हो सोल्यूबिलिटी इन्वर्स रिलेशन है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए थर्ड जो फैक्टर आता है दैट इज प्रेशर। एक बार क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं प्रेशर के लिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड जो फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इसलिए तो गैसों को क्या है, हाई प्रेशर लगा के किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज प्रेशर।
as pressure increases, the solubility of gases increases. ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो सोल्यूबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, मतलब कि हाँ प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी ने सबसे पहले सोल्यूबिलिटी और प्रेशर के बारे में रिलेशन दिया था, ठीक है। और उसने ये कहा था कि उसने गैस के मास से रिप्रेजेंट किया था उसको, ठीक है ना। मास और गैस के पार्शियल प्रेशर में आपस में रिलेशनशिप निकाला था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी मास है आपका गैस का, ठीक है, जो डिसॉल्व होता है यूनिट वॉल्यूम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है। उसका स्टेटमेंट क्या था? द मास ऑफ गैस dissolved in unit volume of solution is directly proportional to the partial pressure of the gas, ठीक है। तो ये था उसका स्टेटमेंट कि जो आपका जो गैस आपकी डिसॉल्व हो रही है उसका जो मास होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। द मास ऑफ गैस मतलब m is dissolved in unit volume of solution is directly proportional to the partial pressure of the gas। जो भी सॉल्यूशन पे लग रहा है लिख भी सकते हो आप ओवर द सॉल्यूशन। तो m गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p गैस की, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है आपके पास, दैट इज k इंटू p गैस। यहाँ पे k क्या है? हेनरी कांस्टेंट नहीं है। क्या है? हेनरी कांस्टेंट नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना। हेनरी कांस्टेंट दूसरे तरीके से आता है। हेनरी ने क्या किया, इसी फॉर्म को मास से रिलेट नहीं करके, जो पार्शियल प्रेशर है उसको मास से रिलेट नहीं करके मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया, और उसने एक और स्टेटमेंट दिया, दैट इज मोल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। और यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो पी गैस इक्वल टू आपके पास आता है के एच, दैट इज हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पी गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर, और एक्स क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो जिस गैस का आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हो उसी का पार्शियल प्रेशर लोगे, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ले रहे हो उसी का मोल फ्रैक्शन लेना है आपको, ठीक है ना। जिस गैस पे हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसी गैस के लिए दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर या सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं लेना है, टोटल जिस गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं वही आपको लिखना है। क्लियर है? के एच आपका क्या हो जाएगा? आपका हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये किस टर्म्स में है? ये मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में है।
ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में उसने क्या किया है, सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो दी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस represented in terms of mole fraction। यहां से KH आएगा आपके पास हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पी गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जिस गैस का हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं उसी गैस का आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन लेना है आपको। क्लियर है। चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके लिए कि मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बारे में पूछा जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज विल बी इक्वल टू पी गैस अपॉन KH। मतलब अगर दो गैसें हैं जिनका पार्शियल प्रेशर सेम है, दो गैसें हैं जिनका पार्शियल प्रेशर सेम है, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके KH के ऊपर। और क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास KH की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी के ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा। जितनी ज़्यादा आपकी KH की वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा। और मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा तो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ऑन इंक्रीजिंग, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, more is the value of KH, more is the value of KH, lesser will be mole fraction of gas। गैस का मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मतलब गैस क्या हुई, कम सोल्यूबल हुई, तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ है। मोर इज द वैल्यू ऑफ KH, lesser will be mole fraction of gas and lesser will be solubility, its solubility। ठीक है, इसके अलावा आप टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंस देख सकते हो। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the value of KH also increases and KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एंड सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। जो हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो आपकी सोल्यूबिलिटी है गैस की वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहना चाहेंगे, किस फॉर्म में रहना चाहेंगे, गैसियस फॉर्म में रहना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है कि ये जो हेनरीज लॉ है ये आप स्मॉल प्रेशर या मीडियम प्रेशर तक ही अप्लाई कर सकते हो। हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर हो तो वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया जाता, ये इसकी लिमिटेशन है। एप्लीकेबल only for low and moderate
प्रेशर, हाई प्रेशर पे नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर हम इसको एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपने गैस मिक्स की, उसने सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर ली, तो उन चीज़ों के ऊपर भी ये आपकी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैसेस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी आपका बना है सॉल्वेंट, ठीक है, उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। इसकी कुछ यूजेस वगैरह भी होते हैं, जैसे मरीन लाइफ्स में हमारे ब्लड में O2 क्या होती है, घुली हुई रहती है गैस हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर O2 रहती है। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसमें क्या होता है, O2 जो गैस है स्मॉल अमाउंट में घुली हुई रहती है, इसलिए आपके सी के अंदर भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए O2 ज़रूरी होती है। मरीन ड्राइव में आप लोगों ने सुना होगा स्कूबा डाइविंग, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी पर्सन कर रहा है वो अपने पीठ पे सिलेंडर लगा के नीचे की तरफ जाता है समुद्र में, ठीक है, तो अगर वो उस सिलेंडर में केवल O2 और नाइट्रोजन गैस को फिल करके लेके जाए, क्योंकि एयर में क्या होता है, या तो O2 है और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जब गहराई तक चला जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है, आपकी जो N2 है वो डिजोल्व फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही वो वापस नीचे से ऊपर आता है तो क्या होती है, उसकी सोलिबिलिटी धीरे धीरे गैस की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएंगे, जो आपकी जो गैस हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गई थी, अब वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी, वो फिर से किस में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, O2 गैस हमारे शरीर से धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बाहर होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसको लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। तो वो हमारी ब्लड सेल्स के लिए क्या होती है, ख़राब होती है, ठीक है ना, पेनफुल रहता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में थी, उसके बाद बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलेगी, तो पूरे शरीर में क्या होगा, पेन होगा, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को मिक्स करते हैं, जो आपका सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम गैस को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मान लो 2 गैसें थी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब 3 गैसें हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, जब वापस बाहर आएंगे तो फिर से वो लिक्विड से गैस में भी कम क्वांटिटी में क्या होगी, बनेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत छोटे छोटे इसके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं हेनरीज लॉ के, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसका अभी हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए, तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका एक ग्राफ भी आप बना सकते हो चाहो तो। देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं पी गैस और मोल फ्रैक्शन, तो आपको पता ही किस टाइप का आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखिए, आपको बताना है फॉर 3 गैसेस X, Y, Z, इनकी सोलिबिलिटी का ऑर्डर आपको पता करना, और KH की वैल्यू दी गई है 7.2, 2.1, 9.1, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करके बताइए मुझे। किया पॉज, हो गया। चलिए, मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, KH के। मोल फ्रैक्शन में सोलिबिलिटी, तो जितने ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी कम होगी KH की वैल्यू उतनी सोलिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
तो y की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद x की, और सबसे कम होगी आपके z की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। इफ N2 gas is bubbled through water. N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin at 293 Kelvin। ठीक है, 293 Kelvin। How many millimoles of N2 gas, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 atm in 1 liter of water, 1 liter of water। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कुछ और भी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपको दिया हुआ है, इट्स 0.987 बार, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको KH की वैल्यू दी है N2 के लिए, दैट इज 76.48 किलो बार। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, हेनरीज लॉ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। पी गैस का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, और गैस यहाँ पे क्या है, N2 गैस है। देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। PN2 आपको दिया गया है कितना, 0.987 दिया हुआ है। KH की वैल्यू दी है 76.48 किलो है, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इनटू यहाँ से आपके पास निकलेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन तो आपको पता नहीं है, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल जाएगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1.29 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास आएगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के लिए आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ H2O कितना दिया है, 1000 ml। तो हम मास ऑफ वाटर जो लेंगे डेंसिटी 1 के हिसाब से, ठीक है, कितना लेंगे, 1000 ग्राम। क्लियर है, तो मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन में मास की जरूरत पड़े, वॉल्यूम दिया है, वाटर हो, डेंसिटी नहीं दी हुई, तो 1 मान के आपको करना है। ठीक है ना, मास अपॉन मोलर मास 1000 डिवाइड बाई 18, 55.5। चलिए ये वैल्यू आ गई आपके पास। मोल्स ऑफ N2 आपको फाइंड आउट करने हैं, सॉरी मिलीमोल्स निकालने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो आपके पास मोल्स ऑफ N2 आएंगे, ठीक है, वो 10 ये जो आंसर है आपका 10⁻⁻5 है, मतलब बहुत अमाउंट में क्या होगा, बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं,
वेरी लेस, वेरी लेस, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से मोल्स ऑफ N2 की वैल्यू आएगी कितनी, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर लगभग आएगा, मोल्स ऑफ N2 मिलीमोल्स में चाहिए तो 1.29 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 55.5 इंटू 10⁻⁻3 ये तो हो जाएगा आपके मिलीमोल्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसका अगर मैं एक्चुअल आंसर (10⁻²), ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, दैट इज मिली मोल्स। क्लियर है, 1.3 इंटू 55 करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है मिलीमोल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे मोटे आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है, तो डेंसिटी आपको 1 लेके क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जब अप्रोक्सीमेशन लेना हो तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि N2 का अमाउंट बहुत कम है, छोटा है। अब या तो अगर नेग्लेक्ट नहीं करते हो तो क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 55.5 होगा, फिर इक्वेशन बनेगी दिस, ये तो हो जाएगा सिंगल 1 माइनस ये करोगे इतना, तो 1 में से इतना बड़ा अमाउंट अगर आप माइनस करोगे तो मतलब इतना छोटा अमाउंट माइनस करोगे तो वैल्यू तो लगभग सेम ही आएगी 1 के आसपास ही, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो नेग्लेक्ट कर दो, इसकी वैल्यू निकल गई, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मोल्स ऑफ N2 आ गए। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम। आपको KH दिया है फॉर N2 10⁵ ATM, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.6। ये ध्यान रखना, N2 का मोल फ्रैक्शन है कहाँ पर, एयर के अंदर, लिक्विड के अंदर नहीं है, लिक्विड के अंदर नहीं है, ठीक है ना, कहाँ पर है, एयर में है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 dissolve in 10 moles water, dissolve in 10 liter of water, ठीक है। dissolves in 10 moles water, 10 moles कीजिए, 10 moles of water, एट 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर, एंड 5 ATM प्रेशर, ये आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो आप मैं आपको बताता हूँ फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, KH इक्वल टू, ये आपको दिया गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.6। एयर के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.6 है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। अब जब ये वाटर के अंदर मिक्स होती है तब आपको क्या है, इसके मोल्स बताने N2 के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा N2 का, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए हमारा फॉर्मूला वही है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे आपका
मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, हमारे पास 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। प्रेशर आपको दिया गया है 5 atm, जबकि N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6 है। ठीक है, तो पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है वो निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, आपके पास टोटल प्रेशर कितना है 5 atm है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6, तो पार्शियल प्रेशर N2 का कितना आएगा 3 atm। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज N2 इक्वल टू KH इंटू मास, ठीक है, ऑफ गैस, जो भी आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, P/N2 आपके पास है 3, KH की वैल्यू 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो H2O के मोल्स तो आपको 10 लीटर दे ही दी है, 10 मोल्स आपको दे ही दी है। ठीक है, फिर से यहाँ जो वैल्यू आएगी मोल्स ऑफ N2, अगर ये 10⁻, इधर जाएगा तो 10⁻⁻5 बहुत छोटा अमाउंट रहेगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट। ठीक है, जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 3 × 10⁻⁻5 और मोल्स ऑफ N2 3 इंटू मोल्स ऑफ H2 कितने 10 इंटू 10⁻⁻5 दैट इज 3 × 10⁻⁻4 मोल। इसलिए हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, क्योंकि 10 के अंदर आप ये वैल्यू जोड़ते हो 0.00003, 4 टाइम्स 0 और फिर 3, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या 10 के ऊपर, कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या किया नेग्लेक्ट किया और फिर सोल्व किया और आपका ये आंसर आया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसके ऊपर। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का जो टॉपिक था हेनरीज लॉ कंप्लीट होता है यहीं पे। ठीक है, और एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, इसी में आप चाहो तो देख सकते हो, राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, उसमें भी हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप का कर्व आता है। ठीक है, इस तरीके का हेनरीज में भी सेम टू सेम ऐसा ही प्रेशर का क्या आता है कर्व आता है। ठीक है, एक हेनरीज के लिए आता है, हेनरीज के लिए, और एक आता है राउल्ट्स के लिए, राउल्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो हेनरीज की जो एप्लीकेशन है, राउल्ट्स लॉ क्या था आपका, P = P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये था राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, P गैस इक्वल टू, क्योंकि ये लिक्विड के लिए और ये गैस के लिए, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो दोनों लगभग आपके क्या हैं सिमिलर हैं, किस पॉइंट पर, किस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर, इस पॉइंट पर आपके हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए x a = 0 है और x a यहाँ पर 1 है, x b हो गया वहाँ पर 1 और x b क्या हो गया यहाँ पे 0। तो जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो क्या, उसकी टेंडेंसी रहती है वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होने की। अगर वो मोर वोलेटाइल है आपका सोल्यूट, तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, वेपर में कन्वर्ट होने रहेगी। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें वही बताता है कि यहाँ पर सोल्यूट क्या है बहुत कम है, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है बहुत कम है आपके पास। ठीक है, तो इस कंडीशन पर आपका हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ क्या हो जाते हैं, लगभग सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो आप NCERT में भी दी हुई है, तो उसमें से भी देख सकते हो। क्लियर है कि इस पॉइंट पर या फिर बहुत कम, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ एक ही तरह सेम टू सेम वर्क करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो
इसको आप और चाहो तो डिटेल में देख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, ठीक है ना, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, तो आज का जो आपका लेक्चर है और ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें बताई दी है इसमें से, और अब आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।